हेलो। आज चैप्टर 5 कवर करेंगे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का। चैप्टर 5 हमारे सेक्शन 13 से 22 तक है, 13 से 22 तक। इसमें भी हमने कुछ सेक्शन पहले कवर कर लिए हैं, जैसे सेक्शन 14 रिवीजन ऑफ रेंट बताता है, तो हमारा वो सेक्शन 6 और 7 जो चैप्टर 2 है, जो रिवीजन ऑफ रेंट का फॉर्मूला बताता है, उसके साथ हमने सेक्शन 14 कवर कर लिया। 15 जो हमारा इविक्शन ऑफ टेनेंट है, टेनेंट का इविक्शन, वो हमने सेक्शन 9 जो इविक्शन की ग्राउंड बताता है उसके साथ कर लिया। सेक्शन 16 इमीडिएट पोजीशन लेने का है, और इसके ग्राउंड कहाँ पर दे रखे, सेक्शन 10 के अंदर, तो हमने सेक्शन 10 के साथ सेक्शन 16 कवर कर लिया। तो ये 3 सेक्शन हमारे चैप्टर 5 में ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन 13 पे। 13 बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल। अब रेंट ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, सेक्शन 2 के अंदर जी क्लोज में। अब रेंट ट्रिब्यूनल के बारे में है कि कौन बनाता है, क्या क्वालिफिकेशन होगी, कितने मेंबर होंगे। ठीक है, तो पहले है कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। कैसे, बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। नंबर कितने होंगे कि एक, क्या कोई नंबर एक ही होगा या फिक्स है, कोई नंबर फिक्स नहीं है। एक एरिया के लिए स्टेट गवर्नमेंट चाहे उतने रेंट ट्रिब्यूनल बना सकती है, बट अगर मान लो किसी एरिया में एक से ज़्यादा रेंट ट्रिब्यूनल बनाएगी, तो अब वहाँ पर कौन सा रेंट ट्रिब्यूनल कौन सा काम करेगा, ये तो डिस्प्यूट हो गई। अब इसको, तो इसके लिए जो उनका वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उनमें जो काम उनमें बताएगा, वो कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर किसी एरिया में एक से ज़्यादा रेंट ट्रिब्यूनल होंगे तो स्टेट गवर्नमेंट उनमें वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन कर देगी। उनका जो काम होगा, उनका जो बिजनेस होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके। मेंबर कितने होंगे, एक मेंबर होता है, और उस मेंबर को क्या बोला जाएगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। और कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट। मेंबर को हाई कोर्ट अपॉइंट करती है, और ट्रिब्यूनल कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट। अब आती है क्वालिफिकेशन की कौन मेंबर बन सकता है। मेंबर, a person who is a member of RJS and not below the rank of civil judge senior division, means he should be a civil judge or senior division or upper in rank। मतलब वो इससे ज़्यादा ऊपर के रैंक का हो सकता है, बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ सीनियर जज, सॉरी सिविल जज सीनियर डिवीजन, इस रैंक से नीचे का वो नहीं होना चाहिए। अब एक और आ जाता है कि क्या ये नेसेसरी है कि एक जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो एक ही रेंट ट्रिब्यूनल का काम करेगा, नहीं। अगर हाईकोर्ट को लगता है तो हाईकोर्ट क्या करेगी, उसको दूसरा जो ट्रिब्यूनल होंगे उसका काम भी, उसके फंक्शन भी अथोराइज कर सकती है। ठीक है, तो वो काम भी कर सकता है, वो काम भी वो डिस्चार्ज कर सकता है। ये आ गया ट्रिब्यूनल के बारे में। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ। स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, और कोई नंबर फिक्स नहीं है किसी एरिया के लिए। एक मेंबर होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको बोला जाता है, और कौन अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। क्वालिफिकेशन क्या होगी, ही शुड बी a member of RJS and his rank is not below the civil judge senior division। ओके, ये हो गया सेक्शन 13। अब आ जाए सेक्शन 17। सेक्शन 17 देखो अपील के बारे में है मोस्टली। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे इस रेंट ट्रिब्यूनल में कि अब जैसे आपने सेक्शन 14, 15, 17, 16 देखा था कि एक प्रोसीजर, उसका प्रोसीजर में क्या होता है, लास्ट में जाके ट्रिब्यूनल अपना एक फाइनल ऑर्डर देता है, सर्टिफिकेट इश्यू करता है। अब जो वो फाइनल ऑर्डर उसने दे दिया, अब उसकी अपील कहाँ होगी, अपीलान रेंट ट्रिब्यूनल में उसकी अपील होगी। अब यहाँ पे ट्रिब्यूनल क्या करता है कि जब उसका जो फाइनल ऑर्डर होता है ना, उसके लिए वो उसी ऑर्डर में एक डेट फिक्स कर देता है कि इस डेट को वो पार्टीज अपीलान रेंट ट्रिब्यूनल के सामने जाएगी। ठीक है, और ताकि अगर किसी पार्टी ने अपील करी हो तो उनको वहाँ पर से नोटिस मिल जाएगा कि हाँ इसकी कोई अपील हुई है। तो प्रोसीजर बता देती हूँ। रेंट ट्रिब्यूनल फाइनल ऑर्डर दिया। अब फाइनल ऑर्डर भी कैसा होना चाहिए, नोट एक्स पार्टी। एक्स पार्टी ऑर्डर मतलब जो हमने CPC CRPC में इनमें हम देखते हैं कि एक पार्टी नहीं आती है तो कोर्ट क्या करता है, उसको ठीक लगता है तो वो उसकी एब्सेंस में ही ऑर्डर पास कर देता है, कोई ऑर्डर या दे देता है, तो वो क्या हो जाता है, एक्स पार्टी ऑर्डर। अब एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं होना चाहिए पहले तो। अब रेंट ट्रिब्यूनल ने फाइनल ऑर्डर दिया, उस फाइनल ऑर्डर में ही वो क्या कर देगी, एक डेट फिक्स करेगी फॉर द अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज बिफोर रेंट ट्रिब्यूनल, अपीलांट रेंट ट्रिब्यूनल, अपीलांट। अब वो डेट कहाँ कितनी हो, कौन सी होगी, अब वो डेट कौन सी होगी, वो डेट 2 महीने, कम से कम 2 महीने बाद की होनी चाहिए, 2 महीने बाद की तो होनी चाहिए। मतलब जैसे आज फाइनल ऑर्डर
फाइनल ऑर्डर पास किया ना ट्रिब्यूनल ने, तो आज के डेट से 2 महीने पहले तक की तो नहीं होनी चाहिए, बियॉन्ड 2 मंथ्स होनी चाहिए उस ऑर्डर से, एंड नॉट बियॉन्ड 6 मंथ। अब उस डेट से 6 महीने बाद की भी नहीं होनी चाहिए। तो मतलब ये 2 और 6, इन दोनों के ये जो मिडिल का पीरियड है उसकी कोई डेट फिक्स करेगा वो, ना तो 2 महीने पहले की ना 6 महीने बाद की। अब वो डेट फिक्स कर दी, अब वो डेट भी क्या करेंगे, वो मेंशन करेगा किसमें, उसके फाइनल ऑर्डर में। अब वो जो डेट फिक्स करी है उसको क्या होगा, पार्टीज उस डेट को अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल में अपीयर हो जाएगी, और अगर किसी पार्टी ने अपील करी है तो उनको उस अपील का नोटिस मिल जाएगा वहां से कि हाँ भाई इस ऑर्डर की अपील हुई है हमारे पास। और अब जो फाइनल ऑर्डर था उसकी कॉपीज दे देंगे। कॉपीज किस किस को जाएगी, अपोजिट पार्टी को, मतलब जिसके अगेंस्ट वो ऑर्डर दिया है उसको एक कॉपी सर्व कर देंगे। अब मान लो जैसे इन केस ऐसा होता है कि वो ऑर्डर ऐसा है कि पार्शली एक पार्टी के अगेंस्ट हो और पार्शली दूसरी पार्टी के भी अगेंस्ट हो, तो अब यहाँ पे क्या है कि दोनों पार्टीज के पास ग्राउंड है अपील करने के, जिसको भी जो अग्रीव पार्टी दोनों हो जाएगी, तो दोनों ही कोई ना कोई अपील करना चाहे वो कर सकती है। तो इस केस में क्या करेंगे, कॉपीज होगी जो फाइनल ऑर्डर की वो दोनों पार्टीज को दी जाएगी, और उस ऑर्डर में एक इंडोर्समेंट होगा ऑन कॉपीज पे इंडोर्समेंट होगा, सील होगी कोर्ट की, सील होगी और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की। और पार्टी इफ गोज इनटू अपील, अगर कोई पार्टी अपील में जाती है तो वो जो कॉपी होगी वो अपील के साथ वहां पे लगा देगी। ये हो गया सेक्शन 17। अब बजाता है सेक्शन 18। 18 क्या बताता है, जुरिसडिक्शन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल। रेंट ट्रिब्यूनल का जुरिसडिक्शन की बात करता है कि वो कहाँ कहाँ पे उसका जुरिसडिक्शन एक्सटेंड करता है, किस किस मैटर में वो डील कर सकता है। सेक्शन 18। तो अब आ जाते हैं, देखो रेंट ट्रिब्यूनल है तो रेंट ट्रिब्यूनल में क्या है, वही रेंट से रिलेटेड मैटर होंगे, मतलब लैंडलॉर्ड और टीनेंट से रिलेटेड मैटर होंगे, वही रेंट ट्रिब्यूनल सुनेगा। तो हियर एंड डिसाइड द पिटिशन और रिलेटिंग टू डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट मैटर कनेक्टेड देयर विथ एंसिलरी देयरटू। मतलब लैंडलॉर्ड और टीनेंट के रिलेटेड जो भी मैटर होंगे या उनके बीच के जो भी मैटर होंगे वो रेंट ट्रिब्यूनल सुनेगा। अब यहाँ पे एक और आ जाता है पॉइंट कि अगर मान लो, अब जैसे हमने सेक्शन 3 पढ़ा था, सेक्शन 3 में क्या है, कुछ प्रीमाइसेस दे रखे हैं, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट के हो गए या फिर जैसे कुछ रेंट फिक्स कर रखा है। जब आप सेक्शन 3 देखेंगे तो उसमें दे रखे हैं बहुत सारे प्रीमाइसेस। अब उन प्रीमाइसेस पे क्या है, चैप्टर 2 और 3 अप्लाई नहीं होता, ऐसा लिखा है। तो अब जब चैप्टर 2 और 3 अप्लाई नहीं होता उन प्रीमाइसेस पे, तो अब यहाँ पे बात यह है कि अगर उनकी पिटिशन फाइल हो रही है तो उनके ऊपर रेंट ट्रिब्यूनल क्या अप्लाई करेगा। तो इस केस में क्या होगा, जिन पे सेक्शन 2 और 3 अप्लाई नहीं होंगे तो कौन से प्रोविजन अप्लाई होंगे, टीपी एक्ट के, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, या अदर जो सब्सटेंटिव लॉ बना हुआ है उसके अप्लाई होंगे। किस वे में, ऐसा उसी तरीके से जैसे कोई सिविल कोर्ट में वो केस या सूट फाइल हुई है, जैसे सिविल अंडर सीपीसी सिविल कोर्ट में होता है जैसा प्रोसीजर सूट के अंदर, उसी वे में सेम वे में ट्रिब्यूनल क्या करेगा, टीपी एक्ट के या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के या जो अदर कोई सब्सटेंटिव लॉ बना हुआ है उसके प्रोविजन अप्लाई करेगा। ठीक है, इन केस जिन पे चैप्टर 2 और 3 अप्लाई नहीं होता, जो हमने सेक्शन 3 में हमने देख रखे हैं। अब क्या क्या इम्पावर नहीं है, अब मतलब अब दे रखा है कि रेंट ट्रिब्यूनल के पास क्या क्या पावर नहीं है, कौन कौन से मैटर को वो डिसाइड नहीं कर सकता। तो कौन कौन से मैटर है, ऐसे मैटर जिन पर राजस्थान पब्लिक प्रीमाइसेस, ये कुछ एक्ट के, आप जब एक्ट इसमें सेक्शन 18 में जाएंगे बेर एक्ट में, तो यहाँ पे कुछ एक्ट के नाम लिख रखे हैं, ज़्यादा वो डिटेल में नहीं जाना नेम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रोवाइडर में कुछ ये दे रखे हैं एक्ट के नाम, 2 प्रोवाइडर में, सेकंड वाला प्रोवाइडर के अंदर। ठीक है, तो ये जैसे राजस्थान पब्लिक प्रीमाइसेस हो गया, राजस्थान प्रीमाइसेस रिक्विजिशन एंड इविक्शन ऑर्डिनेंस 1949, इन जिन पे ये जो एक्ट अप्लाई होती है दोनों एक्ट, उन पे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का जुडिक्शन नहीं होगा, रेंट ट्रिब्यूनल का जुडिक्शन उन पे नहीं होगा जिन पे ये एक्ट अप्लाई हो रही है, इन मैटर को वो डिसाइड नहीं करेगा। अब आ जाती है, अब यहाँ पे जो सेकंड वाला इसका सबसेक्शन है वो क्या बोलता है कि अगर मान लो पिटिशन आती है किसके लिए, रेंट ट्रिब्यूनल के पास, रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट। अब जैसे कोई बकाया रेंट था उसकी रिकवरी के लिए कोई पिटिशन डालता है लैंडलॉर्ड कि मुझे मेरा अनपेड रेंट वापस दिलाओ,
तो उस केस में जैसे यहाँ पर कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर तो उसका दे नहीं रखा पूरी एक्ट में, जैसे हमने सेक्शन 14 पढ़ा, 15 पढ़ा, वो इविक्शन का भी दे रखा है, इमीडिएट पोजीशन का भी दे रखा है, एंड रिविजन ऑफ रेंट का प्रोसीजर दे रखा है, बट अनपेड रेंट या एरियर्स ऑफ रेंट की रिकवरी का कोई प्रोसीजर नहीं दे रखा। तो यहाँ पर ये यही बात बोल रहा है कि अगर पिटिशन फॉर रिकवरी ऑफ रेंट, अनपेड रेंट की रिकवरी के लिए पिटिशन फाइल होती है, तो जो सेक्शन 14 हमने पढ़ा था उसका प्रोसीजर मुटाटिस मुटांडिस अप्लाई, मतलब जैसा ही जो सेक्शन 14 का हमने प्रोसीजर पढ़ा था। सेक्शन 14 क्या है? रिविजन ऑफ रेंट का प्रोसीजर बताता है कि रिविजन ऑफ रेंट कैसे होगा। तो उसका जो प्रोसीजर था कि तो वो सेम टू सेम वो अप्लाई करेगा रेंट ट्रिब्यूनल, वो प्रोसीजर किसके लिए? रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट के लिए। 14 का प्रोसीजर क्या था? वही कि पिटिशन फाइल होगी, फिर नोटिस जाएगा अपोजिट पार्टी को, नोटिस के बाद में फिर वो रिप्लाई होगा, फिर रिजोइंडर होगा, फिर डेट फिक्स कर देंगी हियरिंग की डेट के पास, वो फिर अपना फाइनल ऑर्डर दे देगा। तो वो जो सेक्शन 14 का प्रोसीजर था वो अप्लाई करेंगे। तो अगर मान लो क्वेश्चन ये आ जाता है कि अनपेड रेंट की रिकवरी के लिए पिटिशन फाइल हुई है तो उसका प्रोसीजर लिखो, तो हमें कौन सा वाला प्रोसीजर लिखना है वहां पे? सेक्शन 14 रिविजन ऑफ रेंट वाला। अब सेक्शन 18 का थर्ड क्लोज क्या बोलता है? सबसेक्शन, अगर मान लो पिटिशन होती है किसके लिए? रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस टू विच चैप्टर 2 एंड 3 नॉट अप्लाई। अब जैसे जिन सेक्शन 3 में दे रखे हैं प्रीमाइसेस की लिस्ट दे रखी है सेक्शन 3 में, तो वहां पे दे रखा है कि हाँ उन पे चैप्टर 2 और 3 अप्लाई नहीं हो रहा। तो अगर मान लो उस प्रीमाइसेस की रिकवरी करनी है, ठीक है, रिकवरी करनी है उन प्रीमाइसेस की जो सेक्शन 3 में दे रखे हैं, तो अब उनके लिए भी कोई अलग से प्रोसीजर तो दे नहीं रखा पूरी ट्रिब्यूनल रेंट इस राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर। तो वहां पर कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करेगा ट्रिब्यूनल? वो करेगा सेक्शन 15 वाला प्रोसीजर मुटाटिस मुटांडिस अप्लाई, मतलब जो सेक्शन 15 के अंदर प्रोसीजर लिखा है। अब सेक्शन 15 का क्या है? इविक्शन ऑफ टीनेंट। टीनेंट का जो इविक्शन होता है, इविक्शन करवाना होता है सेक्शन 9 वाले जो ग्राउंड देखे उन पे, तो उसका प्रोसीजर हमने सेक्शन 15 में पढ़ा था। तो जो सेक्शन 15 में प्रोसीजर दे रखा है ट्रिब्यूनल, वो प्रोसीजर अप्लाई करेगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मान लो एज रिकवरी करनी है प्रीमाइसेस की ऑन विच चैप्टर 2 एंड 3 नोट अप्लाई, ओके, तो कौन सा प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे? तो प्रोसीजर हम कौन सा लिखेंगे वहां पे? सेक्शन 15 वाला। ओके, तो ये हो गया सेक्शन 18 कंप्लीट। ओके, सो थैंक यू।